फीस आप उनके साथ डिस्कशन करके रख सकते हो। फीस, 3 फीस बतानी है, एक हायर फीस बतानी है, एक कोई टोकन अमाउंट देता है तो वो फीस बतानी है, और एक वन टाइम फीस उनको बतानी है। वो कोचिंग वाले एडमिशन्स ले लेंगे। अब जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, उन बच्चों के साथ में अच्छे से कोशिश करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से क्लासेस करानी है, और उनके अंदर रिजल्ट लेके आना है, जिस तरीके से डे वन बताया था पूरे विश्वास के साथ। तो ये स्टेप 2 था कोचिंग वाला, ये जो मैंने आपको बताया। इसमें अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप, ये जो इस तरीके से मैंने स्टेप्स बताया आपको। इसमें कुछ पूछना है आपको? देखिए, इसमें पता है क्या है कि एडमिशन आने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि हमने किसका सहारा लिया? कोचिंग वाले ऑनर का। हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना, बिल्कुल प्लानिंग के साथ में कर रहे हैं, और अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया ना तो काम बन जाएगा। अगर आप अकेले कहीं पे एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो चूंकि आपको एक्सपीरियंस है नहीं, लोग आपको नहीं जानते, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सफर करना पड़ सकता है आपको। ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या हुआ कि चलो बच्चे आ गए आपके पास में। हाँ, और जो भी आपके पास कांटेक्ट नंबर्स है व्हाट्सएप पे, उन सबका फॉलोअप चलता रहेगा। वीडियोस वगैरह वो कोचिंग में जो भी है वो भेजते रहेंगे, उनसे डिस्कशन होता रहेगा, है ना, मतलब वही फॉलोअप में कुछ एडमिशन हमारे पास आ जाएंगे। अब जो भी एडमिशन्स आ गए उनको आप क्लासेस करा रहे हो, ठीक है। क्लासेस कराओगे, अच्छे से क्लासेस कराओ, जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से क्लासेस कराओ, 100% रिजल्ट आएंगे। ओके। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड पे क्या है कि वो जो बच्चे वहां पे आपके पास आ रहे हैं, वो बच्चे किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना कोई स्कूल में तो बच्चे पढ़ते ही हैं। तो जब उन बच्चों के अंदर रिजल्ट आएगा, तो जिस बच्चे के अंदर सबसे बढ़िया रिजल्ट है, आप सबसे पहले उस स्कूल में जाएंगे। तो हमारे पास ना एक रेफरेंस हो गया स्कूल में जाने का। ओके। तो अब हम स्कूल में जब जाएंगे, तो स्कूल में जब भी आप जाते हो किसी प्राइवेट स्कूल में जिसमें वो बच्चा पढ़ता है, जिसके अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट है, तो आपको कोशिश ये करना है कि स्कूल के ऑनर से आपको मुलाकात करनी है। जो स्कूल का अथॉरिटी पर्सन है, डिसीजन ले सकता है, उसके साथ में मुलाकात करनी है। आपको टीचर या प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं करनी। ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप स्कूल्स में जाओगे तो वो डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, वो आपको मिलने नहीं देंगे। वो पूछेंगे कि बताइए क्या काम है, बताइए हमको, है ना। तो देखो यार, मैं एक चीज बता दूं आपको, जो भी स्कूल का ऑनर होता है ना, उस ऑनर ने अगर स्कूल को ओपन किया है तो प्रॉफिट के लिए ओपन किया है। वो पैसा कमाना चाहता है, वो प्रॉफिट चाहता है। वहां पे जो टीचर हैं उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वो तो सैलरी पे काम कर रहे हैं। वहां पे जो प्रिंसिपल है, मे बी अगर वो सैलरी पे है तो उनको मतलब नहीं है। तो आप उनको बोलिएगा कि देखिए, स्कूल के बेनिफिट के लिए स्कूल में कैसे एडमिशन्स बढ़ सकते हैं, स्कूल में कैसे बच्चों के रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं, उसके लिए स्कूल की ग्रोथ के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, और उसके लिए हमें जो भी अथॉरिटी है उनसे डिस्कशन करना है। क्योंकि इस एरिया में हमको एक स्कूल के साथ में वो प्रोग्राम करना है, और अगर हम ये प्रोग्राम किसी स्कूल के साथ में करते तो स्कूल वालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। जब आप इस तरीके से बातें करेंगे कि स्कूल का डेवलपमेंट, मतलब स्कूल का बेनिफिट होगा, ग्रोथ होगी स्कूल की, तो जो टीचर हैं वो ना सब सोचेंगे कि यार ऐसी क्या बात है, जो भी अथॉरिटी है ना। आप अब ये बात मत करिए कि मैं स्कूल में इस तरीके से ये प्रोग्राम कराऊंगा, बच्चों के इस तरीके से रिजल्ट आएंगे, नहीं। जिसके पास आप जा रहे हो ना उसके बारे में बात करिए कि स्कूल पे आप जा रहे हो तो स्कूल के डेवलपमेंट की बात करिए, स्कूल में कैसे एडमिशन बढ़ सकते हैं, कैसे रिजल्ट आ सकता है, तो वो आपको सीधे अथॉरिटी से मिलने की परमिशन देंगे। ओके। आप अथॉरिटी से मिलते हैं, वहां के जो चेयर पर्सन है जिससे भी आप मिलते हो, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें इतने सारे फोटो पिक्चर्स लगे हैं, जो हमने पोर्टफोलियो गवर्नमेंट स्कूल में जो हमने बनाया था सब स्कूल्स में जाके, वो यहाँ पे काम आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि सिमिलर सेक्टर के जो लोग होते हैं ना, वो ना रिलेट करते हैं। जब आप स्कूल्स के फोटो बताओगे ना कि देखो सर, इस इतने स्कूल में हमने प्रोग्राम किया, इस तरीके से वो हमने बच्चों को प्रैक्टिसेस वगैरह कराई है ना, तो अभी हम इस स्कूल में आए हैं। और सर मैं आपको बोल दूं कि अगर आप समझते हैं, क्योंकि आज बच्चे इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पूरा सब कुछ बताइए, डे वन मैंने बताया, पूरे ब्रेन को एक्सप्लेन करिए किस तरीके से आप उनको एक्टिविटीज कराएंगे, हाथों को किस तरीके से मूवमेंट कराएंगे, फिंगर का मूवमेंट किस तरीके से कराएंगे, कैसे, सब कुछ आप उनको बताइए। ओके। सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात मत करिए कि किस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड होगा, क्या होगा। आप बताइए कि आप उनको क्या कराएंगे, प्रोसेस पूरी बतानी है। ओके। फिर आप उनको बोलिए कि आपके स्कूल में हमारा एक स्टूडेंट है जिसको हाल ही में हमने क्लासेस कराया है, अगर परमिशन दें तो उस बच्चे को हम लोग बुलाते हैं और एक बार उस बच्चे का रिजल्ट देखते हैं। अब चूंकि बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है, तो उस बच्चे को बुलाइए, और जो वहाँ के जो चेयर पर्सन है, जो भी अथॉरिटी है, उन्हीं के माध्यम से आप उस बच्चे का रिजल्ट चेक करवाइए।
ओके, ब्लाइंड फोल्ड करवाइए, पूरा रिजल्ट आप उन्हीं के माध्यम से करवाइए, है ना। और फिर आप उनसे बोलिए कि देखिए आपने रिजल्ट देखा है ना, ये तो जस्ट वो है जो आपको ऊपर से दिख रहा है, लेकिन इंटरनली कितने सारे डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे समझ में आएगा जब बच्चे के साथ करेंगे, बच्चे का रिजल्ट आएगा, है ना। तो आप स्कूल वालों को प्रपोजल दीजिए कि सर देखिए आज स्कूल काफी स्ट्रगल कर रहा है ना, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे स्कूल्स हैं ऑलरेडी। अगर आप अपने स्कूल में कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो हम हमारे स्कूल में ऐसी कुछ चीजें लेके आते हैं जो बाकी के स्कूल्स में अगर नहीं होती, तो हमारे स्कूल्स में एडमिशन्स बढ़ जाएंगे, माता पिता का भरोसा बढ़ेगा। ओके, हम बताएंगे कि हमारे स्कूल्स में क्या क्या होता है, हम आपकी एडमिशन के टाइम पे भी मदद करेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप स्कूल वालों से इस तरीके से डील कर रहे हो कि मेरे पास सर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हम बच्चों के एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर बच्चों का मिड ब्रेन कराएंगे, फिर उसका फिर ईएसपी कराएंगे, फिर फोटोग्राफिक मेमोरी कराएंगे, है ना, और देन मेमोरी प्रोग्राम्स कराएंगे, क्वांटम स्पीड रीडिंग कराएंगे। तो आप उनको 4-5 प्रोग्राम बता सकते हो, है ना, और ऊपर से आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तो आप उनको ना पूरा 5 साल का विजन बताइए, है ना, कि सर आपके हम आपसे जो है हर बच्चे के हिसाब से एक पर्टिकुलर फीस लेंगे। ओके, और हम पूरे स्कूल के बच्चे को ट्रेनिंग देंगे। ओके, जैसे फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, पहले साल हमने सभी स्कूल के बच्चों को मिड ब्रेन करा दिया, जितने भी स्कूल्स में बच्चे हैं, हमने वो 30-30 40 40 बच्चों का गैप वो बैच बना के, या 3-3 महीने का वो गैप करके हम लोगों ने पूरे स्कूल के बच्चों को पहले फर्स्ट ईयर में मिड ब्रेन कराया। देन उसके नेक्स्ट ईयर हमने ईएसपी करा दिया, मेमोरी प्रोग्राम करा दिया, है ना, और फोटोग्राफिक मेमोरी करा दिया, हमने क्वांटम स्पीड रीडिंग करा दिया। तो ऐसे आप उनको बताइए ये चीज। ओके, इसमें क्या होगा कि अगर मान के चलो किसी स्कूल में 500 बच्चे भी हैं, और अगर वो सभी बच्चों को आप ट्रेनिंग्स दे रहे हो, आप हर बच्चे का अगर 1500 रुपये भी आप स्कूल वालों से चार्ज ले रहे हो, है ना, देखो आप स्कूल से चार्ज कर रहे हो। ओके, स्कूल वाले माता पिता से जो चाहे वो चार्ज कर सकते हैं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ एक स्कूल की बात हुई थी, मैं आपको बताऊं। उन स्कूल वालों ने बोला था कि सर हम हर बच्चे पे आपको 1000 रुपीज देंगे, और हम माता पिता से 2000 रुपये चार्ज करेंगे। उस स्कूल में 350 हमारे एडमिशन हुए, तो 1000 को हिसाब से उन्होंने हमको पैसा दिया, और उन्होंने माता पिता से 2-2000 रुपये चार्ज किए एडमिशन के टाइम पे। उन्होंने एडमिशन के टाइम पे कहा कि देखिए हमारे स्कूल में ये चीज़ तो है, और उसके साथ में ये चीज़ भी हम लोग करा रहे हैं, बस एक बार बच्चे को ये फीस देनी है और हम ये सभी चीज़ कराएंगे। ओके, तो बहुत सारे स्कूल में एडमिशन्स बढ़ जाते हैं इसी चक्कर में। और जब प्रमोशंस वगैरह स्कूल वाले जब प्रमोशंस वगैरह करते हैं ना, बैनर्स वगैरह लगाते हैं, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह देते हैं, तो आसपास के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं स्कूल में आते हैं वो क्लासेस करने के लिए, इससे स्कूल का नाम भी होता है। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, आज हमने ये बहुत सारे स्कूल को ये कंसल्ट किया है, और आज भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, उनको बताते हैं कि आप ना अपने स्कूल में कुछ डिफरेंट कराइए, ऐसा कराइए जो माता पिता को आसानी से नहीं मिल रहा। अगर मान के चलिए माता पिता कहीं भी किसी भी चीज का, सपोज इतनी सारी कोर्सेज हैं, इतनी सारी चीजों का, अगर बाहर वो 20-25 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, और आपके स्कूल में अगर वो फैसिलिटीज उनको मिल जाती है सिर्फ 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे के, तो वो क्यों ना आपके स्कूल में ये चीज कराएं, मतलब अपनी स्कूल में वो चीज कराएंगे। तो ये स्कूल वालों को चीज समझ में आती है। इससे फायदा क्या है कि देखो आप कितने भी स्कूल से टाई अप कर सकते हो, आपने तो पूरा एक प्रोजेक्ट ले लिया, उन्होंने पैसा आपको पे कर दिया इसको, हाँ, और जो भी है पूरा एग्रीमेंट पे होना चाहिए कि वो कैसे आपको पैसा पे करेंगे, 3 महीने 6 महीने में किस तरीके से वो पैसा पे करेंगे, पूरा एग्रीमेंट पे होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली स्कूल वाले के 3-3 महीने में पेमेंट करते हैं चेक के साथ में, है ना, तो वो पूरा एग्रीमेंट पे होना चाहिए। और प्लस फिर आप बढ़िया से पूरे स्कूल को अपने हिसाब से क्लासेस कराइए, मतलब आप देखिए कि इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, है ना। कुछ को जैसे 100-100 बच्चों का ग्रुप ले लीजिए, या जितने भी हैं मैनेज कर लीजिए, एक एक साल में प्रोग्राम अच्छे से कराइए। ओके, एडमिशन के टाइम पे उनकी हेल्प करिए, एडमिशन के टाइम जो माता पिता आ रहे हैं, तो वो आप उनको बताइए कि हम स्कूल में ये चीज़ एक्स्ट्रा कराते हैं, या फिर उनके स्टाफ के लोग ही बताएंगे एडमिशन के टाइम पे, वो मार्केटिंग वगैरह तो करते ही हैं, तो वहाँ पे स्कूल वालों को बेनिफिट मिलेगा। और आप ऐसा सपोज मान के चलो 10 स्कूल के साथ भी अगर आपने टाई अप कर लिया, तो आप अपना प्रॉफिट देखो। अगर एक स्कूल से आपका साल में 3 से 4 लाख रुपए का भी अगर बेनिफिट हो रहा है, तो 10 स्कूल से कर लिया तो आपसे 30 से 40 लाख रुपए का आपका बेनिफिट होगा, है ना। आप बगल बगल के स्कूल में ना करो, आप दूर दूर के स्कूल में करो, जैसे एक स्कूल में यहाँ पे कर लिया, फिर 10-20 किलोमीटर दूसरे स्कूल में कर लिया। तो ऐसे प्रोजेक्ट आप स्कूल के साथ में बना सकते हो। ये तो पहला तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या होता है, जो पहले हम लोग करते थे कि सर स्कूल, मतलब आप स्कूल्स में गए और स्कूल्स में स्कूल वाले बोलते हैं कि आप जो फीस लेना चाहो बच्चों से ले लीजिए, फीस जो फीस लेना चाहो, है ना, आप जिस तरीके से क्लासेस कराना चाहो करा सकते हो, हम आपको मौका दे देते हैं। जो पीटीएम होता है, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग होती है,
या फिर जो असेंबली होती है उसमें आप एक बार बच्चों को बता दीजिए, फिर देखिए कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम असेंबली में जाते हैं, असेंबली में जाके हम बच्चों को बताते हैं, वो डेमो वगैरह थोड़ा देते हैं। अब चूंकि उस स्कूल में हमारा पहले से एक बच्चा है, तो उस बच्चे को हमने बुलाया, उस बच्चे के हमने डेमो वगैरह दिए, ब्रेन के बारे में पूरा बताया, क्या क्या प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, क्या क्या हमने चीज कराई, ये सब हमने बताया, कुछ वीडियोस वगैरह हमने उस स्कूल में बताया। और फिर हम बच्चों को बोल सकते हैं कि अगर आप ये क्लासेस करना चाहते हैं तो इस संडे को एक फ्री डेमो क्लासेस है, माता पिता को लेके आइएगा। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फिर आप इस क्लास में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कुछ बच्चे क्लास टीचर के पास अपना नाम लिखवा देंगे, वो डेमो क्लासेस में को लेने के लिए आपके पास अपना नाम लिखा देंगे, संडे को वो डेमो क्लासेस के लिए आ जाएंगे, है ना। तो वहां पे उनको क्लासेस कराइए, फिर से वही प्रोसेस है कि माता पिता आएंगे, उनकी प्रॉपर एंट्री करिए, फिर उनको कन्विंस करिए कि मैं इस स्कूल में ये क्लासेस कराने के लिए जा रहा हूँ, इस स्कूल की तरफ से बोल रहा हूँ। ओके, तो अगर आप बच्चे को क्लासेस कराई है, और बच्चा अगर पेरेंट्स अगर वहां पे हैं, बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को वही सब चीज बताइए कि हम बच्चों को क्या क्या कराएंगे, कैसे कैसे कराएंगे, क्या क्या रिजल्ट है। और चूंकि अब तो आपके पास एक बच्चा भी है उस स्कूल में जिसके पास रिजल्ट है, तो उस बच्चे का रिजल्ट आप पेरेंट्स को दिखाइए कि देखो ये बच्चा किस तरीके से क्या कर रहा है, इस तरीके से आपका बच्चा भी करेगा, है ना। और यहाँ पे ना एक मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, जैसे हम कई बार पहले स्कूल्स में करते थे कि देखो जैसे किसी बच्चे के अंदर रिजल्ट आया तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकलवा दिया, या फिर लोकल का जो न्यूज़ चैनल वाला है उसको आपने बुला लिया, वो 4 या 5 हज़ार रुपये लेता है, पूरा वो रिकॉर्ड करके पूरा जाता है, वो न्यूज़ चैनल पे चलता है, तो वो भी एक टेस्टिमोनियल हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो ये दो तरीके हैं स्कूल में प्रोग्राम करने के। ओके, कि एक बच्चा आप जो कोचिंग पर तैयार कर रहे हो उसी के रेफरेंस से स्कूल में जाओ, पहला तो यही मौका दो उनको, एक बिजनेस डील करो कि हम स्कूल में इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे, हमारे पास ये प्रोग्राम है। ओके, स्कूल में एडमिशन्स बढ़ेंगे और रिजल्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम हर बच्चे से ये फीस लेंगे इस तरीके से, फिर वो उनके ऊपर वो कितना फीस लेना चाहते हैं। सेकंड यही है कि आप बच्चों से फीस लो, फिर उसमें जो भी कलेक्शन आ रहा है उसमें से 10% आप स्कूल वालों को दे सकते हो। तो फिर वहां पे यही है कि आप बच्चों को अपने हिसाब से असेंबली में उनको कन्वर्ट, मतलब उनको कन्विंस करो, फिर उनको डेमो क्लासेस कराओ, तो दूसरा तरीका ये होता है। तो ये था आपका स्टेप 3 जो मैंने बताया। पहला आपका गवर्नमेंट स्कूल्स वाला हो गया, सेकंड आपका कोचिंग हो गया, थर्ड ये हो गया। इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। या एग्रीमेंट किस तरीके का रहेगा सर? एग्रीमेंट एग्रीमेंट में, कैसे करेंगे? सॉरी, एग्रीमेंट एग्रीमेंट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? एग्रीमेंट सिंपल, एग्रीमेंट में हम दो स्कूल और आपके बीच में जो डिस्कशन हुआ है वो एग्रीमेंट पेपर पे हो जाता है। जैसे आप इस स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि हम इस तरीके से क्लासेस कराएंगे और एक बच्चे पे ये फीस लेंगे, ठीक है। तो स्कूल वाले, अब चूंकि स्कूल वाले आपको पैसा देंगे तो एग्रीमेंट पे कि वो इतना फीस देना है और इस तरीके से फीस देंगे। अगर पेपर पे होता है ना, तो फिर क्या होता है कि आप भी सेफ रहते हो, वो भी सेफ रहते हैं। एक्चुअली जो स्कूल वाले होते हैं वो खुद ही इस तरीके से एग्रीमेंट पहले वो खुद ही ऑफर करते हैं कि सर ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। बिकॉज सपोज मान के चलो कि उन्होंने स्कूल में बोल दिया और कल आप क्लासेस कराने के लिए नहीं आए, तो वो तो फंस गए ना, क्योंकि वो तो स्कूल लेके बैठे, वो कहीं नहीं भाग सकते, लेकिन आप कहीं भी भाग सकते हो, तो वो आपको एग्रीमेंट खुद कराएंगे ना। तो ऐसा हमारे साथ में भी हुआ है, तो स्कूल वाले बोलते हैं सर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हर बच्चे पे हम आपको ये पैसा इस तरीके से देंगे और आप इस तरीके से क्लासेस कराइए। तो सिंपल है, आप और उनके बीच में एक डिस्कशन हो जाता है पेपर पे, तो आपके पास भी टाइम से पेमेंट आने लगता है और आपको ही पता है कि मुझे क्या क्या कराना है इस तरीके से, तो आराम से काम हो जाता है, तो वो चीज़। ये स्टेप 3 में कुछ पूछना है आपको, या फिर मैं स्टेप 4 पे जाऊं? अब मैं स्टेप 4, 5, 6, 7 आपको वो बताने वाला हूं मैं, है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर एक साथ आप सवाल पूछिएगा। तो अब देखो क्या है ना, कि पता है लोग गलतियां क्या करते हैं इस प्रोफेशन में, जैसे वो एकदम से आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो सेंटर ओपन कर लेंगे, है ना, वो 2-4 लोगों को हायर कर लेंगे। तो सपोज मान के चलो, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि मैं हमारी चीज़ बताता हूँ, जैसे सपोज मान के चलो हमने शुरुआत में एक सेंटर ओपन किया, उसमें 3-4 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो शुरू में, मतलब शुरू से थोड़े बाद में, अब शुरू में क्या लोग हमको इतना जानते नहीं थे, तो काफी दूर से लोग हमारे पास आते नहीं थे क्लासेस कराने के लिए, क्योंकि काफी डिस्टेंस पे होता है। और लोग जब हमको इतना जानते नहीं थे तो एडमिशन्स भी इतने ज्यादा नहीं आते थे। तो उस केसेस में क्या है कि हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता था
कि मुझे ये जो 2-4 लोग मैंने हायर किए उनका सैलरी मुझे देना है, या फिर मुझे इस पूरे ऑफिस का बिल्डिंग का रेंट देना है। तो दिमाग में जब वो चलता था तो हम दूसरे कोई काम नहीं कर पाते थे। ओके। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो, आप शुरुआत अगर कर रहे हो तो आपको कोई सेंटर नहीं लेना है, किसी को हायर नहीं करना है, और इसके बिना ही काम चलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि कोचिंग के साथ में हम लोग टाई अप करेंगे तो ऑलरेडी वो आपका सेंटर हो गया। वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो टीचर है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। आप सिर्फ क्लासेस कराने के लिए जाओगे, है ना। इसी तरीके से जब आप किसी स्कूल के साथ में जुड़ते हैं तो ऑलरेडी स्कूल का जो स्टाफ है वो आपको सपोर्ट करता है, तो आपको अलग से किसी स्टाफ की जरूरत नहीं होती है। राइट। तो इसी तरीके से अब मैं आपको स्टेप 4 बताने के लिए जा रहा हूँ। स्टेप 4 में आपको क्या करना है? स्टेप 4 में आपको एक पूरा लिस्ट बनाना है। आप जिस जगह रहते हैं वहां से 50 किलोमीटर और जितना भी दूर आप जा सकते हैं, हर 10-10 किलोमीटर के एरियाज में आपको एक सेंटर से टाई अप करना है। आपको कोशिश ये करना है कि हर 10-10 किलोमीटर में किसी भी एक सेंटर से, इंस्टीट्यूट से आप टाई अप कर लो। वो चाहे तो स्कूल हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है, योगा सेंटर हो सकता है, या दूसरी जगह क्लासेस चलती हैं बच्चों की, वो सेंटर हो सकता है। जैसे कि हमने योगा वालों के साथ बहुत बहुत टाई अप किया था। तो सिंपल सी बात है, देखो टाई अप किस तरीके से होता है। देखो, उनको भी बिजनेस करना है, हमें भी करना है। अब उनके योगा सेंटर पे बहुत सारे माता पिता आते हैं, उनके बच्चों को हमने क्लासेस करा दी, ठीक है। और वहाँ पे जो माता पिता आते हैं उनको हमने एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशंस करा दिया, और हमने उसी सेंटर पे जाके क्लासेस कर दी। तो अगर आप किसी के साथ टाई अप कर रहे हो ना, अगर वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बच्चों को लेके आ रहे हैं, वो एडमिशन्स अगर करा रहे हैं, तो वहाँ पे टारगेट, वहाँ पे जो आपका जो होता है ना, क्या रेशियो, वो ना 40-60% का रहता है। ओके। वहाँ पे ना 40-60% का रेशियो होता है कि 40% आप उनका रखिए, वो एडमिशन्स कराएंगे, मार्केटिंग वो करेंगे, और हम क्या करेंगे, सिर्फ वहां पे जाके क्लासेस करेंगे। आप किसी भी ऐसे पर्सन से टाई अप ना करो जिसमें कि मार्केटिंग भी आपको करना पड़े, एडमिशन्स भी आपको लेना पड़े, उसमें आप फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से टाई अप करने वाले हो, तो हर जगह आप मार्केटिंग नहीं करने जाओगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बजट लगता है। तो हमको ऐसे लोगों से टाई अप करना है जो कि पहले से थोड़े सेटल्ड हैं। ओके। लगभग हम जिस भी इंस्टीट्यूट से हम लोग टाई अप कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट कम से कम 4-5 साल पुराना होना चाहिए। वो कोचिंग हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर योगा सेंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनके पास पहले से डेटा होना चाहिए, उनके उनके पास पहले से एडमिशन होने चाहिए, मतलब उनके यहाँ पे वो सेंटर चलता होना चाहिए। अगर कोई चलती हुई चीज है, कोई सेंटर, अगर हम उनसे जुड़ते हैं ना, तो हमको परेशानी नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके पास एडमिशन्स लेने का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा सब कुछ है। हमको जाना है, क्लासेस कराना है, बस हमारा काम भी ईजी हो जाएगा। ओके। तो ऐसे करना है। तो सपोज मान के चलो, आप 10-10 किलोमीटर में किसी से अगर टाई अप कर लेते हो, किसी भी पर्सन से, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। कहीं पे भी क्लासेस चल रही हो, आप ही की क्लासेस चल रही, फिर आप उनको बस उनको मैनेज करना है। मैनेज किस तरीके से करना है? फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि संडे को एक एरिया में क्लासेस करवाइए, ठीक है, मंडे को दूसरे में, ट्यूसडे को दूसरे में, ऐसे आप पूरी वीकली ना डिवाइड कर लीजिए आप। ओके। तो ये स्टेप 4 था कि आप जो आपको लगता है, कोई भी पर्सन जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे आप उनसे टाई अप कर लीजिए। ओके। और वो दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके सेंटर पे हम इस दिन क्लासेस करेंगे। इसके साथ में जितने भी आसपास बुक स्टोर वाले हैं, बुक स्टोर वाले हो गए, है ना, और एमपी ऑनलाइन वाले हो गए, इन सबसे टाई अप कर लीजिए। बुक स्टोर वाले, एमपी ऑनलाइन वाले, सबसे टाई अप कर लीजिए आप इनसे। देखो, आप जब किसी बुक स्टोर वाले पे जाओगे ना, तो आप देखो वहां पे बहुत सारे पहले से एडवर्टाइजमेंट, वो पंपलेट्स वगैरह तो लगे होते हैं, है ना। आप उनसे बोलिए कि अगर आप परमिशन देते हैं तो मैं यहाँ पे अपना एक वो कुछ लगा देता हूँ, कोई बैनर वगैरह। अगर कोई पूछता है तो आप उनको हमारा नंबर दे दीजिए, या हमारा नंबर उनको दे दीजिए। अगर आपके थ्रू कोई स्टूडेंट अगर हमारे पास आता है, तो हम हर स्टूडेंट, हर एडमिशन पे आपको 500 रुपीज देंगे। तो उनको कोई क्या परेशानी है? ऐसे हमने बहुत सारे लोगों से टाई अप किया है। एक टाइम तो मैं आपको बताऊं, एक सेक्टर, एक एरिया था, वहां पे जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है और जो किराना स्टोर है, हमने उनसे भी टाई अप कर लिया, क्योंकि दिन भर वहां पे लोग आते हैं, कोई ना कोई बच्चा आता है, तो बहुत सारे एडमिशन हमारे पास में होते थे। तो एक्चुअली आप वैसी मार्केटिंग करने की वजह इस तरीके से एक मार्केटिंग कर सकते हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम आप तैयार कर सकते हैं जिसमें कि आपको ना तो किसी को सैलरी देना है, ना किसी को रेंट देना, और आपके पास एडमिशन आते रहे।
ठीक है। तो अकेले काम करने की वजह मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको जितना ज्यादा आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। ओके। इसी तरीके से अब मैं बताऊं कि जो सोसाइटीज होती हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, वो आप वहां पर भी प्रोग्राम कर सकते हो सोसाइटीज में। क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत अच्छा पैसा आपको मिलता है, सोसाइटीज के अंदर बहुत अच्छा पैसा मिलता है आपको। सोसाइटीज में दो तीन तरीके हैं। जैसे सपोज मान के चलो कि देखो वहां पे एक तो पैसा भी लगता है। आप अगर किसी सोसाइटी में डेमो क्लासेस के लिए अगर जा रहे हैं या कुछ भी करने के लिए, तो उनके कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं, 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार, 5 हज़ार, इस तरीके से चार्जेस होते हैं। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, आप उनसे डिस्कशन कर लीजिए कि इस तरीके से एक प्रोग्राम है, तो मैं एक दिन आपके यहाँ पे इन बच्चों को प्रोग्राम कराना चाहता हूँ। तो हर सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल होता है, वहाँ पे एक दिन प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करिए, डेमो क्लासेस कराइए, और उसके बाद में फिर वहाँ पे एडमिशन्स लीजिए। सोसाइटी में एडमिशन्स लेने का तो उसके आसपास जिससे भी आपका टाइप है, वहाँ पे बच्चों को बुला लीजिए एडमिशन्स के लिए। क्योंकि सोसाइटीज में आप क्लासेस अगर कराओगे तो वो चार्ज आपसे लेते रहेंगे, है ना। आप 2 महीने 3 महीने कराओगे, है ना, तो आप उसके आसपास जिससे भी आपका टाई अप हो जाए, वहाँ पे आप बच्चों को बुला सकते हो। हमने तो सोसाइटी के अंदर भी कराया है, उनका पूरा मंथली का चार्ज दे दिया हमने 2 महीने का, और वहाँ पे हमने बच्चों को क्लासेस कराई। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं। हाँ, ये तो ये तरीका हो गया किस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे आप सोसाइटी में आपने परमिशंस ली, और परमिशंस लेने के बाद में वहां का सोसाइटी का जो दरवाजा, वहां पे आप प्रमोशंस के लिए आप बैठ गए। कोई भी पेरेंट्स अगर आ रहा है तो आप उनको बता रहे हैं कि इस तरीके से हम ये बच्चों को प्रोग्राम कराते हैं, जो बच्चों के लिए काफी यूजफुल है और आपको जरूर कराना चाहिए। तो इस तरीके से प्रमोशंस करा सकते हैं, पंपलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करा सकते हैं। तो सोसाइटी में बहुत अच्छा माध्यम है कि वहां से फीस बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। तो सोसाइटी में भी हम लोग कर सकते हैं। ओके। अब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप स्ट्रिक्ट तरीके से माता पिता को कहिए कि देखिए, जो भी चीज हम लोग करा रहे हैं उसकी उसमें बहुत मेहनत हमारी होती है, और हम 100% बच्चों के अंदर रिजल्ट लेके आएंगे। ओके। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आता है तो आपको एडमिशन कराना होगा। ओके। आप डिले मत करिएगा, क्योंकि डिले अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर स्ट्रगल, मतलब फिर आपको एडमिशन में पैसा ज़्यादा लग सकता है, या फिर हो सकता है कि हम बार बार ये क्लासेस मतलब आपको ऑफर ना कर पाए। राइट। तो स्ट्रिक्टली आप उनसे बात करिए और बढ़िया से क्लासेस कराइए। तो इस तरीके से आपको इकोसिस्टम तैयार करना है। जो आपको मिलता है वहां से आप उनसे टाई अप करिए, जिस जगह आपको मौका मिलता है वहां पे वो क्लासेस करिए। ओके। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कोशिश बस ये करना है कि जिनका पहले से ऑलरेडी वो बेस बना हुआ है, उनके साथ में टाई अप करो। जिनका इंस्टीट्यूट रनिंग में है, आप उनके साथ में टाई अप करो, तो आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। ओके। तो कोशिश ये करना कि आपको हर दिन अपने बुक करनी है। संडे मंडे ट्यूसडे पूरा आपका बुक होना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ पे किस तरीके से क्लासेस करानी है। ओके। जब आप किसी के साथ में जुड़ते हो ना, तो वो आपको खुद सॉल्यूशंस देते हैं कि किस टाइम पे करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि उनका भी कमीशन बन रहा है, उनको भी हर बच्चे पे प्रॉफिट मिल रहा है। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे जो आपको 50-50% का ऑफर करेंगे, जो आपसे कहेंगे कि सर हम सारा कुछ देख लेंगे, आप बस बच्चों को क्लासेस कराइए। ऐसे हमारे को बहुत सारे लोग मिले हैं। ओके। तो ऐसे अगर कोई मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है कि वही बच्चों का एडमिशन्स कराएंगे, वही मार्केटिंग कराएंगे। हमको जाना है, सिर्फ क्लासेस कराना है। ओके। तो शुरुआत में ना आपको ना अपने हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं रखना है। शुरुआत में आपको सपोर्ट लेना है उन लोगों का जो मार्केट में पहले से हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब कुछ आप इनकम कर लेते हैं, जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, तो फिर आपको बाद में कोई परेशानी नहीं आती है। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि पूरा वो इकोसिस्टम बनाना है। इन्वेस्ट करने से बचना है, इन्वेस्टमेंट करने से बचना है आपको। क्योंकि शुरू में इन्वेस्टमेंट, अगर देखो हम कोई नया सेंटर ओपन कर रहे हैं, नए लोगों को हायर कर रहे हैं, तो किसी भी काम को सेट होने में टाइम लगता है, और उससे भी जरूरी है कि हमको प्रैक्टिस में आने में टाइम लगता है। अगर हम लोग प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो एकदम से एडमिशन हमारे पास में नहीं आएंगे। ओके। अगर आप खुद ही सारे एडमिशन वगैरह ले रहे हो तो दूसरों की रेफरेंस से आपको एडमिशन लेना है ना। तो ये ना मैंने एक पूरा ये बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, पूरा एक आपके दिमाग में आइडियाज आ गया होगा किस तरीके से क्या है। इसमें अगर कोई डिस्कशन करना है कुछ भी तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। अब मैं आपको हमारा एग्जांपल देता हूं, अगले 15-20 मिनट में
मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो। मैं आपको हमारा एग्जांपल देता हूँ कि हमने किस तरीके से क्या क्या किया था। तो सो आपको ना वहां से आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्या करते हैं ना। तो जैसे कि जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे मेरा ऐसा था सपना कि मैं कुछ एजुकेशन सेक्टर में करूं, क्योंकि मुझे दूसरी चीज समझ में नहीं आती थी। तो मेरे सामने इस तरीके से ना मिड ब्रेन का एक वीडियोस का भी मैंने देखा, मतलब मिड ब्रेन का वीडियो भी मैंने नहीं देखा, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा। यहाँ पे इस तरीके से कुछ बोला जा रहा था कि जापान का सिंगापुर का प्रोजेक्ट है, इस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे ना ये शब्द जो है ना बहुत ही ज्यादा आकर्षित किए। मुझे लगा कि यार ये कुछ यूनिक चीज है, और अगर ये हम मार्केट में अगर लेके आएंगे, मैं कराना शुरू करूंगा तो मतलब ये कि पॉकेट मनी तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, है ना। जॉब से जो उस टाइम पे 25-30 हज़ार रुपये में कमा रहा था वो तो मिल ही जाएंगे। तो मैंने फिर एक जगह कांटेक्ट किया, संपर्क किया, और वहां पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं करूंगा। तो अब वो चूंकि फंड थोड़ा ज्यादा था, स्टार्टिंग में कुछ 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था हमारा, तो वो मैनेज करने में, है ना। तो जॉब मैंने छोड़ दिया था, और जॉब छोड़ के फिर मैंने ये पूरा फंड वगैरह मैनेज किया, और मैं एक जगह ट्रेनिंग लेने के लिए मैं गया, है ना। तो ट्रेनिंग जब मैं लेने के लिए गया तो मुझे लगा कि यार कोई ऐसी चीज मेरे हाथ में लग गई है कि अब तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा अच्छे से। जैसा कि मैंने शायद बीच में भी बताया था कि मैं, मेरे साथ में ट्रेनिंग लेने वाले 8 लोग और थे, और सारे लोग सीनियर थे मुझसे, है ना। गवर्नमेंट जॉब में थे, एडवोकेट थे, एमएनसी कंपनी में थे। तो और उनका एजुकेशन भी अच्छा था, और उनका कम्युनिकेशन बहुत शानदार था। मेरा एज उस टाइम पे 27 था, मैं गांव से पढ़ा हुआ हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो मेरा पूरा पूरा कम्युनिकेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टोन वैसी नहीं है, जो एक प्रोफेशनल लोगों की टोन होती है वैसी टोन नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि यार मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेहनत करके चीज़ों को आगे लेके जा सकता हूँ। तो जब वहां से मैं निकला और जब मैं दोबारा अपने शहर इंदौर में आया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं अकेला करा रहा हूँ। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां से 2 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल है, और मेरा सपना था कि सबसे पहले मैं इस स्कूल में जाके प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि मेरे नज़दीक में था। और उस स्कूल में जो पहले से ये प्रोग्राम हो चुका था, और मेरे नज़दीक में एक सेंटर था, योगा सेंटर था, वहां पे जो मैडम थी वो ऑलरेडी ये करा रही थी। मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरे ही शहर इंदौर में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, कम से कम 6 से 7 लोग करवा रहे हैं। और मैं तो ये सोच कर आया था कि यार मैंने ये प्रोग्राम जब शुरू किया तो मैंने ये सोच के किया कि मैं अकेला हूं तो कंपटीशन नहीं है, मैं आराम से कर लूंगा। आप सोचो कि मैं जैसे ही मैं सीख कर आया हूं और मैंने सोचा कि मैं काम करता हूं, और मुझे 6 से 7 लोग मिल गए जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। आप सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ उस टाइम पे। तो मैंने सबसे पहले एक जगह, मैंने एक सीबीएसई स्कूल था वहां पे मैं गया, और पता उस स्कूल के अंदर जाने मुझे 3 दिन का टाइम लगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं स्कूल्स में जाके कैसे बात करूंगा। तो 2 दिन तो उस स्कूल के बाहर मैं खड़ा रहा, अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तीसरे दिन मैं कैसे भी करके हिम्मत करके इस स्कूल के अंदर गया, और मैंने वहां पे जाके बताना शुरू किया कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है, जापान का सिंगापुर का बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो उनका कहना ये था कि आपसे पहले भी जापान और सिंगापुर के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं, है ना। उसमें वो आप बता रहे हैं वो ब्लाइंड फोल्ड करने वाला, ये हम भी पहले करा चुके हैं स्कूल्स में। एक आए थे, वो हमारे सब बच्चों को बेवकूफ बना के चले गए। मैंने बेवकूफ कैसे, बोल रहे थे कि इस तरीके से रिजल्ट आएगा, ये आएगा वो आएगा, और फ्री में क्लासेस कराएंगे। उसके बाद फिर वो आई नहीं। तो मैंने बोला फ्री में सर क्लासेस कैसे होगी। उन्होंने बोला कि देखो अगर आप फ्री में करा सकते हो तो आप बताइए, नहीं करा सकते तो। मैंने बोला सर फ्री में तो हो गई नहीं क्लासेस, है ना। तो वहां पे वो मना हो गया। उसके बाद में एक रेफरेंस से मैं एक स्कूल के अंदर गया, मतलब एक स्कूल में गया, उनके ना 4 ब्रांचेस हैं। तो जब उस स्कूल में गया तो उन सर ने मुझे मतलब स्कूल जब तक फिनिश नहीं हो गया, मतलब पूरा उसका टाइम आउट नहीं हो गया, तब तक मुझे स्कूल के बाहर ही उन्होंने बैठाल कर रखा, है ना। तो मैं भी नया था तो मैं भी बैठा रहा। मैंने सोचा चलो, जब सब सारे बच्चे चले गए तो मैंने सोचा अब तो सर फ्री हो गए होंगे। फिर उनका कहना ये था कि सर अभी फ्री नहीं हुए, तो मैं जबरदस्ती मैं ऑफिस में चला गया। मैंने बोला कि सर मैं आपकी उनसे बात हुई होगी, मैं उनके माध्यम से यहाँ पे आया हूँ, और इस तरीके के बच्चों का ही प्रोग्राम है। उन्होंने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आप मेरे पार्टनर से मिलिए, हमारा एक और स्कूल है। उन्होंने 1 हफ्ते के बाद का समय दिया कि मैं उनके पार्टनर से मिलूँ। तो उनके पार्टनर से फिर जाके मैं 1 हफ्ते के बाद में मिला। उन्होंने बोला कि हम, ये हमारे एक और पार्टनर है, उनके साथ में डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से पूरा 1 से 2-3 महीने मेरा इसी चीज में निकल गया, उनका कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर किसी भी जगह अगर आप जाते हो और वहां पे अगर एक से अधिक पार्टनर हैं, तो या फिर तो वो एक साथ में है तो तुरंत डिसीजन वो ले लें, और नहीं तो अगर आप उनसे अलग अलग बात करोगे तो वो कभी डिसीजन नहीं लेंगे। ये सब करते करते ना कहीं मैं जा रहा था, किसी से बात कर रहा था, इसी बीच में फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं, मैंने उनको कहा कि आप अपने बच्चों को क्लासेस कराइए।
तो मैंने ना इसी तरीके से एक कोचिंग सेंटर रेंट पे लिया, जिसमें एक दिन का मैं उनको 800 रुपये दिया करता था, संडे टू संडे के लिए, कि वहां पे कुछ बच्चों को इकट्ठा करके मैं लेके जाऊंगा, वहां पे क्लासेस करवाऊंगा मैं। ओके। तो वो मैंने कुछ क्लासेस कराना शुरू की, तो कुछ 4-5 बच्चे मेरे पास आए, वहां पे मैंने क्लासेस कराना शुरू की। इस बीच में एक बहुत बड़ी कोचिंग है, मैंने उनसे टाई अप करने की कोशिश की, क्योंकि मैं नया था। जब आप नए होते हो ना, तो आपको पता नहीं होता कि कैसे बात करना है, कैसे डिस्कशन करना है। आप ना 2-4 बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, किसी अलग तरीके से आप बात करते हो, है ना। और कोई आपको अगर मना कर देता है तो आपके अंदर ईगो आ जाता है कि चलो इन्होंने मना कर दिया, अब मैं इनसे बात नहीं करूंगा, है ना। सो मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। अब चूंकि अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था, चूंकि जॉब मैंने छोड़ दिया था लोन लेके, तो मैंने ये पूरा स्टार्ट किया था। इसके बाद में मैंने एक और लोन लिया इस काम को चलाने के लिए, कि चलो अब, क्योंकि सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह तो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो वो जो 4-5 बच्चे थे, चूंकि दोस्त या रिलेटिव के बच्चे थे, तो कुछ दिन के बाद उन्होंने उन्होंने फीस, मतलब जब कोई दोस्त या रिलेटिव का कोई होता है ना, तो फीस बहुत ज्यादा देता नहीं है। ओके। तो मैंने भी उनसे 2-2 हजार, 2,500 2,500 रुपये लिए। तो उनसे जो मैंने पैसे लिए थे, वो तो वो सेंटर को देने में सारे चले गए। वो 800-800 वो एक दिन का वो लेते थे मुझसे, तो वो पैसा पूरा मेरा फिनिश हो गया। तो अब मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं क्लासेस कैसे करवाऊँ, और नया कोई मेरे को एडमिशन मिल नहीं रहा है, मैं कहीं पे इधर उधर कहाँ पे जाऊँ, प्लेसेस मेरे पास में है नहीं। लोगों से बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि बाकी के जो रिमेनिंग क्लास है बाद में कराएंगे। हालांकि उन बच्चों के अंदर रिजल्ट नहीं आए थे, क्योंकि मैं भी नया था। अब चूंकि कम ही पैसा लिया था, तो वो जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। इसी बीच में कुछ दिनों के बाद में घूमते फिरते, मतलब एक जगह में जा रहा था, एक मुझे कंप्यूटर सेंटर मुझे दिखा, मतलब मेरे घर से 15 किलोमीटर था। तो मैंने कहा चलो इनसे टाई अप कर लेते हैं, कंप्यूटर वालों से। मैं उनके पास गया, तो उनके पास बहुत अच्छा स्पेस था। तो मैंने कहा कि सर, मैं इस तरह की क्लासेस करता हूँ और मेरे पास स्पेस नहीं है, और मैं इस एरिया में क्लासेस कराना चाहता हूँ। तो आप मुझे परमिशन दो, तो अपन यहाँ पे क्लासेस करते हैं, जो भी स्टूडेंट आएंगे, जो भी एडमिशन आएंगे, उसमें से हम शेयरिंग कर लेंगे, 40-60। उन्होंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि उनका भी सेंटर था, कंप्यूटर सेंटर खाली ही पड़ा रहता था, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो वहाँ पे फिर मैंने बैठना शुरू कर दिया। और इसी बीच में मैंने एक बंदा भी हायर कर लिया था, लड़का। और मैंने कहा था कि तुम्हारा काम क्या है, कि तुमको घर घर जाना है, डोर टू डोर, और तुमको वहाँ पे जाके माता पिता को ये बोलना है कि हम इस तरीके की क्लासेस लेकर आए हैं, जहाँ पे बच्चों की मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, उनकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और अगर आप ये क्लासेस कराना चाहते हैं, एक दिन का क्लासेस हमारा फ्री है, तो ये कंप्यूटर सेंटर जो है यहाँ पे बच्चों का भेज सकते हैं। तो उसका काम घर घर पे जाना था। ओके। तो 4 या 5 दिन हो चुके थे उस कंप्यूटर वाले के साथ टाई अप किए। एक दिन मैं ऐसे ही उस कंप्यूटर वाले के साथ, वो सर जो थे उनके साथ में ना चाय पीने के लिए शाम को गया मैं। तो शाम को मैं चाय पीने के लिए गया, तो मैंने क्या देखा, मतलब जस्ट मैंने रोड के उस साइड देखा, तो वहां पे ऑलरेडी एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन का पहले से ही सेंटर था। मुझे 15-20 मिनट को समझ में नहीं आया। मैंने बोला ये तो यार गलत जगह टाई अप कर लिया, मतलब ऑलरेडी पहले से यहाँ पे सेंटर है। समझ में ही नहीं आया मुझे कि मैं क्या करूं, मैं सर से क्या बोलूं और मैं क्या करूं, क्योंकि ये सेंटर है। तो मैंने सोचा कि यार इतने सारे लोगों को तो पहले से पता ही होगा। तो ये तो बहुत हालत खराब हो गई। मैं सर से ही पूछा कि क्या ये सेंटर कब से है? बोला कि ये तो क्लासेस बहुत दिन से है। तो फिर मैंने क्या किया कि वहां पे सेंटर पे, वहां पे जो नंबर्स होते हैं, मैं फोन करके पता किया मैंने, क्या क्लासेस कराते हो, कैसे क्या कराते हो। तो उन्होंने वही बातें बताना शुरू करी कि वो जापान की क्लासेस हैं, सिंगापुर की क्लासेस हैं, ऐसे रिजल्ट आते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मैंने बोला आपने कहाँ से सीखा है? कि वो अब सिंगापुर से सीख कर आए थे, जापान से। मैंने अच्छा, मैंने ये तो गजब की बात है यार। तो फिर मुझे आइडिया आया कि यार इसी तरीके से तो हो सकता है कि बाकी के लोग भी बोलते हो। तो एक दो जगह मैंने फिर से फोन मिलाया, उनने उनने भी इस तरीके से बोलना शुरू की। तो मैंने बोला यार देखो, मार्केट में क्या लोग ना गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर मैं सही मैसेज दूं, तो हो सकता है लोग मेरे पास में आ जाए, है ना। लेकिन अब इसी तरीके से वहां पे थोड़ी सही इंफॉर्मेशन मैंने देना शुरू करी कि किस तरीके से क्लासेस कराते हैं। और वो सर के माध्यम से कुछ स्टूडेंट मेरे पास में आ गए, और लगभग 5-6 स्टूडेंट हमारे पास में हो गए। उसमें सर के भी बच्चे थे, और हम वहाँ पे क्लासेस करने लगे। अब चूंकि सर के भी बच्चे थे, कुछ उनके दोस्तों के बच्चे थे, हम प्रमोशन के लिए ऐसा कर रहे थे। तो अब वो इतनी फीस हमारे पास में नहीं आई थी, और इस बीच में टाइम हो चुका था, लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। और 6 महीने में ऐसा कोई खास अचीवमेंट नहीं था, किसी बच्चे के अंदर प्रॉपर रिजल्ट नहीं था, क्योंकि मुझे विश्वास उतना था नहीं। किसी बच्चे के अंदर थोड़े बहुत रिजल्ट आ भी रहे थे, और मेरे पास फंड सारे माइनस हो चुके थे, कि अब मेरे पास क्या होगा। फिर एक टाइम था, मतलब 6 महीने हो चुके हैं, और अब मुझे अपने घर से अगर मुझे वहां तक जाना है, तो मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है। कोई 15 किलोमीटर मुझे जाना है वहां पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं, या फिर इन पैसों को सेव करके घर में 1 महीने का राशन और आ जाएगा।
क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैं घर का सबसे बड़ा था, है ना, मेरे छोटे भाई बहन को मैं पढ़ा रहा था यहाँ इंदौर के अंदर। तो अब फिर मुझे कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ा सर से कि सर ठीक है, बाद में क्लासेस हम लोग कराएंगे। सर अभी मैं थोड़ा सा बाहर बाहर निकल आया हूँ, एक या 1.5 महीने के बाद हम लोग क्लासेस कराएंगे। अब क्योंकि मैं उनको बता नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं है, इसी बीच में मैं अब इसी तरीके से आसपास थोड़ा सा घूम के थोड़ा सा देखता था किस तरीके से क्या चल रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा था वहां पे मैं कैसे जाऊंगा, कैसे क्लासेस कराऊंगा, कैसे क्या है। इसी बीच में ना मुझे मेरा एक दोस्त मिला फेसबुक पे, जो मेरा कॉलेज का स्टूडेंट था, सॉरी दोस्त था, एक सेकेंड एक सेकेंड, जस्ट। तो मेरा जो एक फ्रेंड है जो मेरे साथ कॉलेज में था, जो कि ग्वालियर शहर के अंदर था, वो ना मुझे फेसबुक पे दिखा एक दिन। तो मैंने सोचा चलो मैं इससे बात करता हूँ किस तरीके से क्या है, जस्ट उसका मैरिज हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने हाय हेलो से करना शुरू किया, तो उससे मेरी बातचीत हुई। मैंने बोला क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि इस तरीके से एक पानी का वाटर कैंट का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला यार मेरे पास ना एक काम है, बढ़िया काम है, और अगर ये किया आपने तो बहुत अच्छे से ये काम को किया जा सकता है, बहुत अच्छे से ये काम सफल होता हो सकता है, और पैसे भी अच्छे कमा सकते हो। अब मैंने ना इस तरीके से उसके सामने ये सभी चीज़ों को प्रेजेंट किया ना, कि उसको ना उसके सामने ना एक इमेज आ गई, है ना। अब चूंकि मेरा दोस्त था, और फिर मुझे पता चला कि उसके रिलेटिव के ना कुछ स्कूल्स हैं, उसके रिलेटिव के कुछ स्कूल्स हैं, लेकिन वो कहाँ पे, मतलब ग्वालियर में यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर। तो मैंने बोला कि वहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंटेशन अरेंज करा। अब मैंने उसको, देखो वो ग्वालियर में रहता है, मैं इंदौर में था, तो मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उसको ये लग रहा था, क्योंकि हमारी 7 या 8 साल के बाद में बातचीत हुई थी, तो उसको ऐसा लगा कि मैं सेटल्ड हूँ, मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन अपनी हालत कितनी टाइट है वो अपने को पता है ना। सो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं आता हूँ, और फिर अपन वहाँ पे स्कूल में प्रोग्राम करते हैं। मैं इंदौर से ग्वालियर विदाउट टिकट में जनरल के डिब्बे में बैठकर मैं ग्वालियर गया। ओके, वहाँ पे जैसे ही गया तो मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कैसे आया हूँ कैसे नहीं, मैंने उससे बोला कि चलो चलते हैं और आराम से फ्रेश फ्रेश होके और सर के साथ डिस्कशन करते हैं। तो जैसे ही मैं स्कूल में गया, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट होकर मैंने अपनी चीज़ें उनके सामने रखी कि सर इस तरीके का प्रोग्राम है, और आप अपने स्कूल में इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिलवाइए और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब चूंकि रिलेटिव थे वो मेरे फ्रेंड्स के, तो मना तो नहीं कर सकते थे। तो आप मतलब उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, 1200-1300 के करीब बच्चे रहे होंगे, और उन्होंने पूरे स्कूल के बच्चों को एक साथ असेंबली में मेरे सामने खड़ा कर दिया। वो पिक्चर है मेरे साथ में, मैं आपको बताऊंगा। पहली बार मैंने लाइफ में इतने सारे बच्चों को सामने देखा, 1200-1500 बच्चे मेरे सामने हैं, शोरगुल कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे माइक दे दिया। अब मैंने कभी उससे पहले माइक नहीं पकड़ा, अब मुझे नहीं पता माइक पे कैसे बोलेंगे क्या नहीं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। उस दिन मैंने ये बोला भगवान कैसे भी करके आज ये प्रेजेंटेशन कैंसिल हो जाए, कल मैं संभाल लूंगा, कल मेरा प्रेजेंटेशन आप रखिए। उसी टाइम में वो ओपन में चूंकि सारी चीजें थी, तो क्या हुआ कि बरसात हो गई, और बरसात हो गई तो वो प्रेजेंटेशन फिर नहीं हो पाया, क्योंकि बरसात होने लगी। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि देखो बरसात हो गई, नहीं तो आज अपन कम से कम 15 से 20 एडमिशन तो ले ही लेते हैं। ओके, मेरे दोस्त ने भी कहा कि हाँ यार बरसात हो गई। अब उसको नहीं पता कि मेरी हालत कितनी खराब है। ओके, लेकिन चलो ये तो हो गया। उसके बाद मैं ये सोच रहा था, क्या देखो यार मेरी जेब में उतने पैसे हैं नहीं, इंदौर भी जाके मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, क्योंकि वहां पे मेरे पास काम नहीं है। अब जैसे तैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे सामने इतने सारे बच्चे हैं, मुझे एक मौका मिला है तो मुझे करना तो पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं, सर के साथ में एक प्रेजेंटेशन अपन ऑर्गेनाइज कराते हैं, और अपन सर को इस बार ऐसा बोलते हैं कि उनका जो भी क्या कहते हैं स्मार्ट रूम है, जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह सब कुछ रहते हैं, तो एक एक क्लासेस को वहाँ पे भेजिए, और एक एक क्लास को हम सेपरेट प्रेजेंटेशंस देंगे। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है। तो सुबह 8 बजे से हमने स्कूल में पहुंच गए, और सुबह 8 बजे से हमने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। स्कूल वाले बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने एक एक क्लास को स्मार्ट रूम में भेजा, और एक एक क्लासेस को मैं वहाँ पे बता रहा था कि ये क्या प्रोग्राम है। जो वीडियोस मैंने आपको डे 1 दिखाया था, वो वीडियोस मैंने उनको दिखाया। मैंने बोला आप ये सब करना चाहते हो, 100% करना चाहते हो, तो संडे को हमारी डेमो क्लासेस है, और आपको आज हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस तरीके से पूरे स्कूल्स को सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक बिना पानी पिए,
बिना वॉशरूम जाए मैंने कंटिन्यू वो प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन थी। पैसा जेब में है नहीं, किसी को बता नहीं सकते हैं, और यहाँ पर अगर आए हैं तो एडमिशन लेना है। कंटिन्यू उनको प्रेजेंटेशन दिए, सारी चीज़ें बताई। उसमें ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे ना, जैसे कि संडे आने में 4 से 5 दिन का वक्त था, तो कुछ बच्चों ने अपने क्लास टीचर के पास में नाम लिखवा दिया कि हमें वो डेमो क्लासेस करना है। कुछ बच्चे, जैसे हम लोग ब्रेक में लंच में वहाँ पे जाके बैठते थे स्कूल में, तो कुछ बच्चे हमारे पास आते थे कि वो मेरे पापा से बात कर लो, मेरी मामा से बात कर लो, मैं ये क्लासेस करना चाहती हूँ। ऐसे करके हमारे पास में कुछ बच्चे हो गए जो संडे के दिन क्लासेस में आना चाहते हैं। तो संडे का दिन आया और हमारे पास कम से कम 40 से 45 के करीब बच्चे थे। 40 से 45, जिन्होंने मतलब पूरे 800 850, मतलब इतने ही हमारे एज ग्रुप के रहे होंगे, बाकी छोटे बच्चे थे। इतने एज ग्रुप के, इसमें से सिर्फ 40 से 45 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मुझे वो डेमो क्लासेस लेना है। ओके। कुछ के पेरेंट्स से हमारी बात हो गई, कुछ के पेरेंट्स भी वहाँ सेंटर पे आए थे। अब सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँगा कि आज अगर क्लासेस कराया और बच्चों में रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। और मेरा दोस्त जो मुझ पर इतना विश्वास करता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, और मैं, मेरा बहुत बढ़िया इंदौर में काम चल रहा है, मेरे इतने सारे एडमिशन्स हैं, वो क्या सोचेगा। तो जैसे तैसे पूरे विश्वास के साथ क्लासेस कराना शुरू किया। ये ईश्वर की कृपा है कि वो फर्स्ट क्लास में सभी बच्चों के अंदर 100% रिजल्ट आया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। माता पिता बहुत खुश हो गए, माता पिता कोई अपना कार्ड निकाल के वो बच्चों को दे रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई कुछ। माता पिता इतने सारे खुश। हमारे 18 एडमिशन्स हुए, और आई थिंक कितना फीस लिया था, कुछ फीस लिया था। पहली बार जेब में 6 महीने 7 महीने बाद मेरे पास पैसा आया, आप सोचो। लेकिन पता है अच्छी बात क्या थी, इन 6 महीनों में जहां जहां मैंने इंदौर में स्कूल्स में जाके प्रेजेंटेशंस दिए थे या जो भी मैंने डिस्कशन किया था, वो सबके नंबर मेरे पास थे। तो मैं जो भी एक्टिविटी वहां पे कर रहा था ग्वालियर शहर के अंदर, जो बच्चों के रिजल्ट थे वो मैं सब उनको भेज रहा था। तो जब आपका काम चलना शुरू होता है ना, रिजल्ट आना शुरू होता है ना, तो फिर इंदौर से मेरे पास में कहीं ना कहीं मैसेज कॉल आने लगे। एक स्कूल वालों ने मुझे अप्रोच किया जिसमें मैं पहले गया था। उन्होंने बोला कि पुष्पन जी आप आइए, अपन डिस्कशन करते हैं। मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो ऐसे ग्वालियर में फिर एक स्कूल से फिर हमने दूसरी स्कूल्स में इस तरीके से टाई अप किया, फिर एक कोचिंग में हमने उन लोगों ने इस तरीके से बातचीत की, टाई अप की। क्योंकि तो जब फ्लो बनता है ना, जब एडमिशन होते हैं ना, तो फिर उनकी रेफरेंस से चीजें चलने लगती हैं। अब एक जगह हम ऑलरेडी हमारी क्लासेस चलने लगी, 18 बच्चे हमारे पास आने लगे, उनके भी कुछ रिलेटिव थे, उनके कुछ फ्रेंड थे, उनको भी हमने बुलाना शुरू किया। तो मेरा कुछ इस तरीके से स्केड्यूल था कि संडे और सैटरडे संडे में ग्वालियर में रहता था, और बीच में जो दिन है उस दिन में मैं इंदौर में आके वो अपना काम करता था। तो जिस स्कूल ने अप्रोच किया था उस स्कूल में मैंने टाई अप किया, उस स्कूल में मैंने बोला कि जो भी बच्चे आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको फीस दूंगा। और वहां पे एक बंदा मैंने फिर से हायर किया, वो घर घर जाके डेमो दिया करता था। तो इंदौर का जो स्कूल है वहां पे भी हमारा शुरू हो गया। लेकिन पता है जैसे जैसे हमको रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ, देखो मेरा जो ब्रेन है मैं आपको बता दूं, मैं ना हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग रहा हूँ। अब जैसे कि सपोज मुझे कोई अगर मना करता है ना, जैसे रिजल्ट अगर नहीं आया, तो मैं ये सोचता था यार इन्होंने मना क्यों कर दिया, क्या कारण थे। तो जो मेरा जो बंदा था जो घर घर जाके इस तरीके से बोलता था डेमो क्लासेस के लिए, मैंने उसको बोला कि भाई तुम ऐसा करो कि जैसे कि कोई अगर मना करता है ना, तो उनसे ये पूछो कि मना करने का कारण क्या है, मतलब क्यों क्लासेस नहीं कराना चाहते। और सेकंड कि आप ये बताओ कि आप बच्चों के अंदर किस तरीके से रिजल्ट चाहते हो। ये मैंने इंदौर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो 2 दिन मैं ग्वालियर में और बाकी के बीच में मैं इंदौर में, वो घर घर जाके इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया करता था। कुछ बच्चे हमारे पास आते थे, एडमिशन होना शुरू हो गए, और धीरे धीरे हमने क्लासेस कराना शुरू किए। इसी बीच में जो मेरा टीम मेंबर्स था वो एक स्कूल में पहुंचा, दूसरा स्कूल था। वो मैम जो है, वो मैम इस काम को बहुत पहले से जानती थी, उनकी कोई फ्रेंड है, वो 10 साल से इस काम को करा रही थी। लेकिन तब भी उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स में नहीं कराया। रीजन ये कि मैडम को भरोसा नहीं था। तो जब मेरा टीम मेंबर्स वहां पे पहुंचा, तो अब चूंकि हमने अलग तरीके से प्रेजेंट करना शुरू किया कि जैसे किसी माता पिता ने कहा कि मुझे तो बच्चे का मेमोरी अच्छा करना है, हाँ सर क्लासेस कराइए ना, ये मेमोरी का क्लासेस मेमोरी डेवलप करता है। किसी ने कहा कि मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते, हाँ जी क्लासेस कराइए ना, ये इससे इससे बच्चों के मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो मैम थी जिस स्कूल वाली, उन्होंने कहा कि यार देखो मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको 10 साल से जानती हूँ, मुझे बच्चों को जादूगर नहीं बनाना, वो आंखों पर पट्टी बांध के नहीं करवाना। तो हमारे टीम मेंबर्स ने पूछा कि मैडम आप क्या चाहते हो, कि मेरे बच्चे का स्पोर्ट्स बेकार है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो जाए, और वो उसका एकेडमिकली भी बेकार है, वो अच्छा हो जाए। तो मेरे टीम मेंबर्स ने कहा मैडम 100% हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है आप अपने ट्रेनर से मिलाइए। तो फिर मैं उनके पास में गया, मैंने बोला कि मैडम आप जो चाहते हो 100% होगा।
जब बच्चे के अंदर रिजल्ट आया तब आप मुझे फीस दीजिएगा। तो चूंकि देखो जब एक जगह कॉन्फिडेंस आता है, रिजल्ट आता है, तो आपका विश्वास बढ़ता है। ग्वालियर में सब बच्चों के अंदर रिजल्ट था ही, वहाँ पे हमने 2-3 क्लासेस हम लोगों ने कराना शुरू कर दिया। इंदौर में यहाँ पे उस स्कूल में जो एडमिशन लिए थे वहाँ पे बच्चों को हमने क्लासेस कराना शुरू कर दिया। और वो बच्चा जो दूसरे स्कूल की मैम का था उसको हम लोग लेके आए, और उस बच्चे ने 4 क्लासेस की। बच्चा बहुत ही, मैं कहता हूँ, ब्रिलियंट था, अच्छे से क्लासेस करता था। 4 क्लासेस के बाद में क्या हुआ, उस बच्चे के एग्जाम आ गए। एग्जाम होने के बाद में फिर वो 1 महीने बाद हमारी क्लास में दोबारा से लौट के आया। तो जो वो स्कूल की जो मैम थी वो भी आई। उनका कहना ये था कि देखो बच्चे का भी एग्जाम हुआ है, पहले इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, आपने कहा था कि इसका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, मतलब इसका एकेडमिकल अच्छा हो जाएगा। अभी इसके इतने बढ़िया एग्जाम गए हैं, और इसके जो मैम है, टीचर है, उन्होंने इतनी बढ़िया तारीफ की है। और ये ना गेम खेलता है ना, शॉर्ट हैंड खेलता है, उसमें इसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि टीचर ये बोल रहे हैं कि आप बच्चे को कराने क्या लगे। तो मैंने मैडम को कहा कि मैडम मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि रिजल्ट आता ही है। ओके। तो वो भी मैडम खुश हो गए। फिर उन मैडम ने बोला कि सर हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में कोचिंग भी चलती है, और वो एमपी में कोई एजुकेशन उसमें अध्यक्ष भी थी कोई सेक्टर में। उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, सर हमारे स्कूल में आइए ना, हमारे स्कूल में क्लासेस करवाइए, जब इतना अच्छी ये मेरे बच्चे के अंदर रिजल्ट आया तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी कि और भी बच्चों के अंदर रिजल्ट आए। हमने बोला ठीक है। तो हम उनके स्कूल में पहुंच गए। तो नीचे स्कूल, उनका स्कूल चलता था, ऊपर उन्होंने हमको अपना प्रमाइसेस दे दिया कि ऊपर अपना आप ऑफिस का सेटअप कर लो। वो मैडम इतनी सपोर्टिव थी, वो हर हफ्ते किसी न किसी को डेमो क्लासेस के लिए भेजती थी। प्लस हमारा जो बंदा है वो भी जगह जगह जाके बोलता था, प्लस रेफरेंसेस लेना हमने शुरू कर दिए। तो वहां पे भी ना काम अच्छा चल गया। वहां पे भी काम अच्छा चल गया कि वहां पे हर हफ्ते कोई ना कोई डेमो क्लासेस के लिए आ रहा है। और सिंपल सी बात है, देखो क्लासेस में करा रहा हूँ, कोई डेमो क्लासेस के लिए आ रहा है, बच्चों को मैंने अच्छे से मोटिवेट किया। और जैसे जब पेरेंट्स उन बच्चों को लेने के लिए आते थे, तो मैं हमारी क्लास में जिस बच्चे का रिजल्ट सबसे अच्छा था, मैं उसको दिखाता था कि सर देखिए ये बच्चा है, इसके भी इतनी क्लासेस होगी, इसका रिजल्ट आप चेक करो। तो जो नए पेरेंट्स हैं वो रिजल्ट चेक करते थे अपने हाथों से। मैं उनको बोलता था कि देखिए ऐसे रिजल्ट ना आपके बच्चे के भी अंदर आएंगे, आपके बच्चे की आज फर्स्ट क्लास है। और प्लस क्लासेस के दौरान मेरा पूरा फोकस इस चीज पर रहता था कि बच्चे के अंदर रिजल्ट आ जाए, और जो नया बच्चा है उसको मैं ये बता पाऊँ कि क्लासेस में क्या क्या हो रहा है, जिससे वो अपने माता पिता को बता पाए। तो जब फर्स्ट क्लास में, डेमो क्लास में, जब माता पिता उस बच्चे से पूछते थे, अपने बच्चे से, कि बेटा एडमिशन लेना है, हाँ एडमिशन लेना, अच्छी क्लासेस है, अच्छा क्या क्या किया आपने आज, वो मैंने ब्रेन को एक्टिव कर, वो मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये किया, मैंने मेडिटेशन किया। तो जब वो बच्चा इतनी सारी चीजें जब वो अपने पेरेंट्स को बोल रहा था, तो पेरेंट्स को यकीन होना शुरू हुआ कर ये क्लासेस अच्छी हो। प्लस हमने वो 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया कि सर इसकी फीस ये है, आज एडमिशन लोगे तो ये फीस रहेगी, और अगर टोकन अमाउंट दोगे तो ये फीस रहेगी। हमने उनको 3 फीस बताना शुरू कर दी। काम चलने लगा। एक दिन जो इस स्कूल में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, उन मैम ने किसी से मेरी मुलाकात कराई कि ये सर हैं और ये पुष्पेंद्र सर है, इस तरीके से क्लासेस कराते हैं, मेरे बच्चे के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट है, उसके स्पोर्ट्स अच्छा हो गया, एकेडमिकल अच्छा हो गया, अभी हमारे इसको यहाँ पे बच्चे भी क्लासेस करने के लिए आ रहे हैं। तो उन उन सर ने पूछा, तो मैंने बताया किस तरीके से ये है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने बोला सर भेजिए, 100% रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, उन्होंने अपने 2 बच्चों को भेजा। भेजने के बाद में उन बच्चों में पहली क्लास में रिजल्ट आ गया, फर्स्ट क्लास में। उनको चूंकि उनकी मैम लेके आई थी, तो मैम ने पूछा कि कितनी फीस है इसकी। तो उस टाइम पे हम एक बच्चे की 5,500 लिया करते थे, मतलब 2 बच्चों की 11,000 रुपये। तो मैंने उनको बोला 11,000 रुपये। तो उन्होंने सोचा कि 2 बच्चों के मतलब 11,000 रुपये यानी 22। उन्होंने तुरंत ही मेरे को 22,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। मुझे पहली बार समझ में आया कि इस क्लासेस का ज़्यादा फीस भी ले सकते हैं। तो मैं तो 5,500 रुपये फीस ले रहा था, है ना। फिर उन मैडम ने, जो स्कूल वाली जो मैम थी, उन्होंने कहा कि ये सर के जो बच्चे आते हैं, पता है ये सर कौन है। मैंने नहीं पता। बोला ये स्कूल, ये इंदौर में जितने भी मेडिकल शॉप है उसके ऑनर हैं, एक सिनेमा घर है उनके, 2 रेस्टोरेंट है उनके। और जब वो उनके बच्चे जो आते थे वो BMW से आते थे। 1-2 बार सर मुझसे मिलने के लिए आए तो अलग अलग कार चेंज करके आए, 2-2 उन पर ऑडी कार थी। तो एक दिन फिर सर का मेरे पास फोन आया, जस्ट ये लॉकडाउन से पहले की बात है, मतलब लॉकडाउन की वाइब्स मतलब चलने लगी थी और वो लोग मास्क वगैरह लगाने लगे थे। उन सर ने बोला कि मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। अब देखो उस सर के बच्चे के अंदर अच्छे रिजल्ट आए थे, है ना। तो उन्होंने, उस सर ना मुझे इंदौर में SP साहब है, वो जैन कम्युनिटी के, उनके पास लेके गए। उन्होंने बोला कि ये पुष्पेंद्र सर है, और मेरे बच्चे इनके पास जा रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्लासेस करा रहे हैं। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो गया, बहुत एक्टिविटीज भी करता है ब्लाइंड फुल, उसका एकेडमिकल अच्छा हो गया। तो अगर हम इसको अगर अच्छे लेवल पे लेके जा पाए, इनको सपोर्ट कर पाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो SP साहब का कहना था, देखो यार मेरी हमारे जो कम्युनिटी है, सोसाइटी में 22 या 24 कुछ बच्चे हैं, आप उनको क्लासेस कराओ,
मैं पूरा अरेंजमेंट करता हूँ, आपको जो जो चाहिए फैसिलिटीज, पेमेंट जो भी आप मुझे बताओ एडवांस में मैं करवा दूंगा आपको। तो अगर उन बच्चों में रिजल्ट आ गया तो इस चीज़ को हम आगे तक लेके जाएंगे, मंत्रालय तक लेके जाएंगे, अगर अच्छी चीज़ है तो। मैंने बोला ठीक है सर। तो हमारी पूरी प्लानिंग होगी, क्योंकि उस टाइम पे ना एग्जाम वगैरह कुछ बच्चों के चल रहे थे। तो इस बीच में पता है हम लोग क्या कर रहे थे कि हम ना जगह जगह जाके, जो मैंने आपको बोला कि टाई अप करो, तो हम जगह जगह जाके लोगों से बात कर रहे थे, स्कूल्स में जाके प्रेजेंटेशंस दे रहे थे। अब चूंकि कॉन्फिडेंस इतना आ चुका था, और पता है हमारा प्रेजेंट करने का तरीका अलग था। हमसे पहले जो एक जो पर्सन थे, जो वो कंप्यूटर शॉप जो जहाँ पे हमारा टाई अप था उसके सामने जो सेंटर देखा था, वो लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग ना बहुत ग्रीडी थे, लालची थे। वो सब जगह जाते थे और ये ब्लाइंड फुल प्रमोट करते थे, और कई जगह वो बच्चों की फीस लेके आ गए लेकिन प्रॉपर क्लासेस नहीं कराई। हमने पता है वो प्रमोट किया जो माता पिता चाहते थे, हमने वो प्रमोट किया जो स्कूल वाले चाहते थे। हमने लॉकडाउन से पहले 10 स्कूल और एक कोचिंग, मतलब 11 जगह हमने विद एग्रीमेंट टाई अप किया। जो हम इतना स्ट्रगल कर रहे थे, लगभग 1.5 2 साल हो गए थे। हमारा पूरा फोकस था कि इस समर क्लासेस में हम कम से कम 25 से 36 लाख रुपए का रेवेन्यू करेंगे। सब जगह हमने टाई अप कर लिया, डेमो क्लासेस वगैरह देके सब खुश हो गए, सब कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो वो प्लान हमारे सारे चौपट हो गए। ओके। लॉकडाउन हो गया तो अब हमको ये नहीं पता कि किस तरीके से क्या करवाएंगे, है ना। तो उस टाइम पे फिर हमने ये मेमोरी प्रोग्राम शुरू किए, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लॉकडाउन के बाद पता है क्या हुआ कि जो जिन बच्चों को हमने क्लासेस कराई थी ना, कुछ बच्चों की 2 क्लासेस 3 क्लासेस हुई थी, उन माता पिता के फोन आने लगे कि सर अब तो लॉकडाउन फिनिश हो गया तो आप क्लासेस शुरू करिए। मैंने बोला कि अभी हम ओपन में क्लासेस नहीं करा सकते। उन्होंने बोला ऐसा करो, आप हमारा फ्लैट खाली, हमारे फ्लैट पे आ जाओ। तो हमने उनके फ्लैट फ्लैट पे क्लासेस कराना शुरू किया। फिर उन माता पिता ने कहा कि सर आप अकेले बच्चों को क्लासेस क्यों करा रहे हो, एक बच्चे को 2 बच्चों को, सोसाइटी में और भी बच्चे हम लेके आते हैं ना। तो माता पिता ने प्रमोशन करना शुरू किया। किसी माता पिता ने हमें अपने घर की चाबी दे दी। किसी ने कहा कि हमारे वो एक फ्रेंड्स है, उनका स्कूल खाली पड़ा हुआ है, वहां पे क्लासेस करिए। तो दो, मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 लॉकडाउन आए थे। हालांकि सेकंड लॉकडाउन पैसे कमा के हमने सेंटर भी ओपन दोबारा से किया था। लेकिन फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन में सबसे जो हमारा सपोर्ट रहा ना, माता पिता करा। माता पिता उन्होंने प्रमोशंस किया, वो ही उन बच्चों को लेके आ रहे थे, सब कुछ माता पिता ने कराया। और सेकंड लॉकडाउन के बाद आप सुनिए, सेकंड लॉकडाउन के बाद में क्या हुआ। अब इस बीच में हमने ना धीरे धीरे ऑनलाइन भी कराना शुरू कर दिया था। वो सऊदी अरबिया वाली जो मैम थी, वो भी हमने उनको क्लासेस कराए थे, जो मैंने आपको बताया था, है ना। और मेमोरी प्रोग्राम भी हम लोग कराने लगे थे। और इस बीच में मतलब जो टेलीविजन है वहां पे कौन बनेगा करोड़पति, और ये बहुत सारी चीजें आ चुकी, तो लोग ना थोड़े से अवेयर हो गए थे। तो जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने आपको एक कोचिंग सेंटर के बारे में बताया था। जो बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर थे उनको हमने अप्रोच किया, उन्होंने मना कर दिया आपको, है ना। उन कोचिंग सेंटर वालों के कहीं से इधर उधर रेफरेंस लेके हमारे पास फोन आया कि सर आपके बारे में हमने बहुत सुना है, और मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। मैंने ठीक है, तो मैं उनके पास में गया, डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बोला वो कि आपसे पहले हमारे यहाँ पे वो क्लासेस कराते थे, मतलब वही वाला सेंटर था जो कंप्यूटर सेंटर के सामने मुझे मिला, वो वहां भी पहुंच गए। बोले कि आपसे पहले ये हमारे पास क्लासेस कराते थे, लेकिन बहुत ग्रीडी थे, इनकी वजह से बहुत बेकार फीडबैक था हमारा, पेरेंट्स ने शिकायतें करी, तो अभी हमने उनको मना कर दिया है। तो अब यहाँ पे किसी ने कोई ना कोई चाहिए जो यहाँ पे क्लासेस कराएं। तो सर आपके बारे में बहुत अच्छे फीडबैक्स हमको मिले हैं सर, अगर आप थोड़ा सा समय दे पाए तो बच्चों की क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा, हम यहाँ पे क्लासेस कराना शुरू करेंगे। मैंने ठीक है। तो वहां पर हमने क्लासेस कराना शुरू किया। इसके बाद में रेफरेंस के माध्यम से हमको वो एक स्कूल मिला, जिस स्कूल में मैं 3 बार मतलब कोशिश हमने की कि इनसे टाई अप कर लें, कैसे भी कर लें। सामने से उनका फोन आया, उनको हमारे बारे में कहीं से पता चला रेफरेंस के थ्रू। तो जब रेफरेंस के थ्रू जब चीज पता चलती है ना, और आपके बारे में जब मार्केट में एक अच्छा मैसेज होता है ना, तो लोग आपसे सवाल नहीं करते, ट्रस्ट करते हैं। उन स्कूल वालों ने हमको बुलाया। उनने बोला कि सर आप जो फीस लेना चाहते हो आप फीस लीजिए बच्चों की, हम आपको पूरा एक ऑफिस का सेटअप बना के देते हैं। जो आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए स्टाफ की, वो हम हेल्प आपको देंगे, आप यहाँ पे क्लासेस करो। वहां पे उस स्कूल में हमने क्लासेस करी। फिर 1 साल का तो उन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच ओपन की, मतलब किड जी की फ्रेंचाइजी उन्होंने ली। उन्होंने बोला कि सर ये स्कूल भी आपका, यहाँ पे भी आप क्लासेस करिए। वहां पे भी क्लासेस करना शुरू किया, है ना। इसी तरीके से कुछ और भी लोगों को पता चला, मतलब और पता ये पूरा बिजनेस हो कैसे रहा मैं आपको बताऊं। ये पूरा बिजनेस हो रहा है, जो वो सेंटर था जो मैंने बताया था, जो कोचिंग, जब मैं वो कंप्यूटर वाले के साथ में टाई अप किया तो सामने जो सेंटर था उसका नाम था टैलेंट गुरुकुल। वो आज भी वो चल रहा है। उनकी मार्केटिंग बहुत शार्प है, पैसा खूब दबा के खर्च करते हैं वो। लेकिन पता है उनके अंदर एक कमी है कि वो ना कहीं पे भी जाते हैं वो ग्रीडी बहुत है, बच्चों से लेते तो 15-15 हज़ार रुपए हैं, 15 हज़ार से कभी कम नहीं लेते, लेकिन बच्चे को प्रॉपर सर्विस नहीं देते। अब पता है हमारा सबसे ज्यादा काम कैसे बढ़ा,
कि उन्होंने सब जगह जाके हमारी मार्केटिंग कर दी, क्योंकि सब जगह वो जा रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, क्लासेस भी करा रहे हैं। अब किसी के साथ उनका फीडबैक अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो फिर दूसरे किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हैं जो क्लासेस करवा रहा है, जिसके अच्छे फीडबैक है, तो वो हमारे पास आ गए। इसी तरीके से एक स्कूल वाले थे, उन्होंने पहले उनके वहाँ पे अपने बच्चों को क्लासेस के लिए भेजा, तो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर वो हमारे पास में सर्च करके आए, उन्होंने बोला कि सर हमको भरोसा नहीं है। मैंने भरोसा नहीं है, क्यों भरोसा नहीं है? कि सर वो हमने वहाँ पे भी क्लासेस कराने के लिए गए थे। मैंने बोला आप हमारे पास आए हो तो आप बताओ ना बच्चों के अंदर क्या रिजल्ट चाहते हो। उन्होंने मुझे ना 4-5 बच्चे दिए। नहीं नहीं, बच्चे नहीं दिए थे, हमारे ऑलरेडी बच्चे थे। मैंने उनको इन्वाइट किया, मैंने आप आइए पूरे स्टाफ के साथ में और हमारे बच्चों का रिजल्ट आप चेक करिए। वो आए, उन्होंने हमारे पूरे बच्चों का एक एक करके रिजल्ट चेक किया। वो यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ है। और उन्होंने बोला सर रिजल्ट तो वाकई में है। उन्होंने बोला कि सर हमारा स्कूल है, हम इस स्कूल में हमने नया ओपन किया है, हम इस स्कूल में प्रोग्राम मतलब अपने स्कूल में प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप बताइए क्या होगा। तो अब चूंकि उस टाइम पे ना मतलब ऐसा थोड़ा सा नाम हो गया था, हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि देखो यार मैं ऐसे तो आऊंगा नहीं, है ना, आप ऐसे करिए मुझे कुछ बच्चे दीजिए, है ना, मैं एक फीस आपसे लूंगा, वो फीस आप मुझे पे करिए, मैं आपके स्कूल में आके 2 महीने 2.5 महीने बच्चों को क्लासेस कराऊंगा। अब उस टाइम पे मेरा एक लोन चल रहा था, जो जो मैंने इसको शुरू करने के लिए जो लोन लिए थे दो, उसमें से एक लोन मैं क्लोज कर चुका था, एक लोन मेरा चल रहा था। तो उस लोन में ना कुछ मेरा 95,000 के आसपास कुछ बचा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे 95,000 रुपीज़ दीजिए, पे करिए, मैं आप जितने बच्चों को क्लासेस कराना चाहते हैं मैं आपके स्कूल में आके क्लासेस कराऊंगा। उन्होंने मुझे 95,000 रुपीज़ पे किए, मैंने अपना लोन चुकाया। उसके बाद में मैं उनके स्कूल में गया, उन्होंने मुझे अपने स्कूल में से कुछ 30 या 31 बच्चे दिए, सब बच्चों के अंदर रिजल्ट। अब उनकी कम्युनिटी में 18 स्कूल थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, मुस्लिम कम्युनिटी 18 स्कूल थे। सब स्कूल के वालों के साथ उन्होंने मीटिंग करवाई, सब लोगों ने प्लानिंग की कि सर बताइए किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो मैं आपको ना डिफरेंस बताता हूँ। एक वो समय था कि 6 महीने तक कोई पैसे नहीं थे, 2-2 लोन हो चुके थे, है ना, मतलब आप विदाउट टिकट आप सफर कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, लेकिन करते गए करते गए करते गए। एक समय वो था, मैं आपको पूरे स्केड्यूल बताता हूँ, है ना, कि सुबह मैं घर से 6 बजे निकला हूँ, 7 बजे मेरी एक जगह क्लासेस है, वहां पे 7 बजे से 10 बजे तक मैंने क्लासेस कराई। फिर मेरी दूसरी जगह 10:30 बजे से क्लासेस है, 10:30 बजे से फिर मैं जा रहा हूँ 12-1 बजे तक वहां पे फिर हुआ। फिर वहां पे दूसरी जगह मेरी 2 बजे से क्लासेस है, वहां से मैंने शाम को 5-6 बजे तक क्लासेस कराई। फिर दूसरी जगह मेरी 6:30-7 बजे से क्लासेस है, रात को 11 बजे तक एक एक दिन में 6-6 बैच चला करते थे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने इतने सारे लोगों से टाई अप किया, तो वो हमने टाई अप किए। मतलब एक टाइम पे मैं आपको बताऊं सर कि खाना खाने का टाइम नहीं था हमारे पास में, इतना ज्यादा हमारे पास में काम हो गया। तो और आज का टाइम ऐसा है कि वो काम हमने छोड़कर रखा हुआ है। फिर एक टाइम का मैंने सोचा यार ऑफलाइन कितना करेंगे यार, कितना करेंगे ऑफलाइन। फिर उस टाइम पे शायद हम ऑनलाइन भी कुछ करना सीख गए, तो ऑनलाइन धीरे धीरे हमने प्रेजेंस अपनी बढ़ाना शुरू करी, एड्स वगैरह चलाना शुरू करे, वेबिनार लेना शुरू किए, तो हमें उसमें मजा आने लगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाहर के भी लोग थे जिनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, वो हमारे पास आना शुरू हुए। तो धीरे धीरे फिर हम ऑफलाइन से धीरे धीरे दूर होकर फिर हम ऑनलाइन की तरफ आ गए। तो ऑफलाइन क्लासेस जो लास्ट है, मुझे याद है हमने साढ़े साढ़े 3 साल पहले कराया होगा। उसके बाद आज भी हमारे पास फोन आते हैं, जैसे सपोज मैं अब यहाँ पे हूँ, नज़दीक का कोई फ़ोन आता है तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि सर अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो मैं तो नहीं कराता हूँ, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मैं कराऊंगा। मतलब हमारे करीब का भी कोई आता है नज़दीक का, तब भी मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो एक टाइम आपके पास ऐसा आता है, आपने बहुत जगह सुना होगा, जब कोई सफल हो जाता है कि काम को मना करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और आज हम वही करते हैं। आज हम एडमिशन्स नहीं लेते, मेरे पास स्कूल के एग्रीमेंट पड़े हुए हैं, कई जो स्कूल्स हैं उनके फोन आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं कि सर शुरू करते हैं। लेकिन आज ऐसे कम से कम मेरी जानकारी में से 5 से 6 स्कूल ऐसे हैं जो टाई अप करने के लिए बैठे हुए हैं कि सर आप बताओ क्या करना है, और हमने उनको मना करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब हम दूसरे सेगमेंट में चले गए। अब बच्चों से ज्यादा मजा अब हमको लोगों को सिखाने में आता है ना। उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन शुरू किया, फिर हमने टीचर्स ट्रेनिंग शुरू किया, फिर और भी चीजें हमने शुरू की, तो धीरे धीरे स्तर बढ़ता गया। तो आज मुझे उस चीज में मजा आता है ना। तो आज मेरा मिशन ये है कि यार जिस तरीके से हमने शुरुआत की, हमने चीजों को बताया, बुरा वक्त सबके साथ में आता, सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप चीजों को समझ गए तो होगा। लेकिन उसके लिए ना एक वक्त चाहिए होता है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट हैं, है ना, अमित गुंडा, उन्होंने विश्वास किया मेरी, मतलब मैंने जब उनको ये चीज बताई तो वो मेरी स्टोरी से इतने इंस्पायर हुए, उन्होंने अपनी 80,000 की जॉब छोड़ी, 80,000 की जॉब छोड़ी, और उसके बाद उन्होंने करना शुरू किया। अभी 4 महीने पहले उन्होंने शुरू किया होगा, 4 महीने पहले हमसे ट्रेनिंग्स ली थी, 4-5 महीने पहले।
तो उन्होंने इस तरीके से ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग का तो उन्होंने काम करने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि सर यार जॉब तो मैंने छोड़ दिया है। तो मतलब उन्होंने 1-2 महीने करने की कोशिश की, तो शायद वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। उन्होंने दूसरी जगह जाके पता नहीं कहीं पे पैसा पे किया, जो आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं जो उनसे 2-2.5 लाख रुपए ले लिए कि चलो हम आपको सपोर्ट करेंगे किस तरीके से क्या क्लासेस करते हैं। कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। अभी फिर 1.5-2 महीने पहले फिर वो कांटेक्ट हुआ। तो अभी उन्होंने मेरी 1 साल की पूरी सर्विस ली है, जो कि हम 1,20,000 रुपए की देते हैं, वो मेरी 1 लाख एक सर्विस में आए हैं। और अभी मैंने उनको पूरा बताया किस तरीके से क्या होता है, वो काम कर रहे हैं और उनके हर वीक एडमिशन्स हो रहे हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया इस तरीके से मैं उनको इसी फॉर्मूले पे काम करवा रहा हूँ और बढ़िया एडमिशन्स हो रहे हैं। पूरा उनका वेबसाइट बनवा दिया, पूरा लैंडिंग पेज उनका तैयार करा दिया, बढ़िया क्लासेस चलो और हर हफ्ते उनके एडमिशन्स हो रहे हैं। अब वो एक बच्चे से लेते हैं 12,000 12,500 रुपए। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो एक ना जर्नी होती है। जैसे आप जब काम करना शुरू करोगे ना, शुरुआत में कभी अगर असफलताएं मिलती हैं, लोग समझते नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि आपको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर समय देंगे ना तो धीरे 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 हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ में भी हुआ है और जो हुई है वही चीज मैंने आपके साथ में शेयर की है। राइट। सो ये मैंने जस्ट एक आपको बताया मेरे बारे में कि हमने किस तरीके से शुरू किया था, किस तरीके से हुआ, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। सो अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं ऑफलाइन में तो पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद मैं ब्रेक के बाद में ऑनलाइन बताना शुरू करूंगा आपको।